जी, तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। केमिकल किनेटिक्स का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। उसके अंदर हमने उसकी इक्वेशन को क्वांटिफाई किया था और उसके बाद उसके ग्राफ्स को डिस्कस किया था और हाफ लाइफ को डिस्कस किया था। आज हम फर्स्ट ऑर्डर को समझने के लिए भी सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, देन हम इससे आगे मूव करेंगे। अगर हम इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, इसकी सेकंड डेफिनेशन जो हो सकती है, आपके पास सम ऑफ पावर ऑफ रेट इक्वेशन इक्वल टू 1। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो उसकी रेट इक्वेशन हो, अगर उसके रेट इक्वेशन के पावर का सम किया जाए वो 1 के इक्वल आए, तो वो भी आपके पास क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ द वन रिएक्टेंट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल। लेट हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है और वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट P के अंदर। हमने इस रिएक्टेंट A की जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली है वो A नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसके A नंबर ऑफ मोल्स आपने इनिशियली डाले रिएक्टेंट के। जब टाइम T जो है वो 0 के इक्वल था, अभी रिएक्शन स्टार्ट उस टाइम में नहीं हुआ था, तो उस टाइम जो प्रोडक्ट का अमाउंट था वो भी क्या था? 0 था आपके पास। व्हेन टाइम T इज इक्वल टू T, मतलब कि जब कुछ टाइम गुजर गया तो उस टाइम जो रिएक्टेंट था उसका अमाउंट कम होके A माइनस एक्स हो चुका था। मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट रिएक्टेंट के A मोल्स थे, उसमें से X मोल्स क्या हो चुके थे? कंज्यूम हो चुके थे। वो जो X मोल कंज्यूम हुए थे वो किस में चेंज हो चुके थे? वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो चुके थे। X अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन चुका है। अब अगर इस इक्वेशन के ऊपर, इस रिएक्शन के ऊपर हम रेट लॉ को लगाएं तो इसका रेट क्या बनेगा? रेट विल बी इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A। अब कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर क्या होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ A है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू T था, उस टाइम में जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वो कितनी रह गई थी? वो A माइनस एक्स रह गई थी। तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं रेट विल बी इक्वल टू K इंटू A माइनस एक्स। हमने क्या किया है यहाँ पे? हमने यहाँ पे जस्ट A की जगह पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया है? A माइनस एक्स को पुट कर दिया है। नाउ वी विल मूव फर्दर। अब हम बात कर लेते हैं रेट को। अगर हम इस रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में शो करना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में शो करना चाहें, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये, वो किसके बराबर आता है? वो बराबर आता है माइनस DA ओवर DT। इसका मतलब क्या है? माइनस DA ओवर DT का मतलब है ये इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम इसको शो कर रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंज्यूम होने का रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह होगा? माइनस DA ओवर DT की फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको। अच्छा, अगर हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस DP ओवर DT। अच्छा, जब टाइम T के इक्वल हुआ है तो प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बन चुका है? उस टाइम में X बन चुका है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? DX ओवर DT भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि अब हमारे पास जो प्रोडक्ट का अमाउंट बना हुआ वो कितना है? X है। तो रेट की जगह पे मैं यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ DX ओवर DT को। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगी DX ओवर DT विल बी इक्वल टू K इंटू A माइनस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है।
अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। जो x वाले वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर x मौजूद है वो dx के नीचे आएंगे, जो dx के बगैर वाले वेरिएबल्स हैं वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे। dx के बगैर वाला वेरिएबल कौन सा है, वो टाइम है, dt है, उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k इंटू dt। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इंटीग्रल का साइन लगाना पड़ेगा। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी dx ओवर a माइनस एक्स, इसके साथ इंटीग्रल आ जाएगा, इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ dt। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथ इन्वॉल्व होगी, हम मैथ को जरा समझना चाहेंगे पहले। अब दो टर्म्स होती है मैथ के अंदर, एक होती है इंटीग्रेशन, एक आपके पास होती है इंटीग्रेशन, दूसरी आपके पास होती है डिफरेंशिएशन। कि ये डेरिवेटिव भी कहलाता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को मेजर करना चाहते हैं, किसी वेरिएबल को फाइंड करना चाहते हैं, वेरिएबल के रेट को चेक करना चाहते हैं, तो आप इनिशियली क्या करें, एक स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर उसके चेंज को नोट करें, बिल्कुल स्मॉलर टाइम के अंदर। कितने स्मॉलर टाइम के अंदर, इतना स्मॉल टाइम हो कि वो नियरली चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू क्या हो, जीरो हो, वो जीरो के नियरली इक्वल हो, मिनिमम जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उतने छोटे टाइम के अंदर उसके चेंज को मेजर करें। तो ये डेरिवेटिव कहलाता है। अब डेरिवेटिव हम करते किस तरह है किसी भी चीज का, सपोज करें आप x का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस x पे पावर कितनी है। हमें पता है इस x की पावर कितनी है, 1 है। तो इसका जब डेरिवेटिव आप लेंगे तो क्या करेंगे, इसको आप कहेंगे कि dx ओवर dt विल बी इक्वल टू, dx ओवर dt विल बी इक्वल टू, इस x की पावर में से एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 0 आ जाएगा। जो x की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। तो इट मींस कि x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, जो इंटीग्रेशन का प्रोसीजर है वो डेरिवेटिव के उलट है, मतलब कि डिफरेंशिएशन के उलट प्रोसीजर है इंटीग्रेशन का। डेरिवेटिव के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे डेरिवेटिव के अंदर कि हमारे पास जो भी इक्वेशन मौजूद होती है या जो भी वेरिएबल मौजूद होता है उसकी पावर में से हम एक को माइनस कर देते हैं। और इसका मकसद क्या होता है हमारा, हम ये करना चाह रहे होते हैं कि उस चेंज को हम मिनिमम टाइम के अंदर मेजर कर सकें। अब जो इंटीग्रेशन है हम उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं कि जो चेंज हमने माइनर लेवल पे मेजर किया है उसको हम मेजर लेवल पे देखना चाह रहे होते हैं, उसको कंबाइन करके भी बड़े लेवल पे टोटल चेंज कितना आया है, तो उससे हमारे पास फाइनल चेंज निकलता है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन के अंदर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर आप ये करेंगे कि सपोज करें आपके पास यही x है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, x की पावर आपके पास क्या है, 1 है, इसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे और उसी एडिशन को नीचे डिवाइड भी कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीग्रल आ गया है। ये इसका क्या है, इंटीग्रल है। ये इसका क्या था, 1 जो हमने निकाला था, x का डेरिवेटिव था, ये क्या था, डेरिवेटिव। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, ये सारी कहानी बताने का मकसद ये था कि हम इस a माइनस एक्स को क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इधर हम dt को भी क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम a माइनस एक्स को समझते हैं कि हम इसको किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 ओवर a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। अब हमारे पास एक रूल होता है, डेरिवेटिव के अंदर हम पढ़ते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में चलती हैं, तो इसी वजह से इनके रूल्स भी एक दूसरे के लिए यूज होते हैं। इक्वेशन है आपके पास कोई भी, जिस तरह की ये इक्वेशन है 1 ओवर a माइनस एक्स, अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में मौजूद हो कि ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया गया हो उस चीज का, उस फंक्शन का, नीचे वो फंक्शन मौजूद हो, नीचे वो फंक्शन मौजूद हो, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर इंटीग्रल उसका क्या होता है, लॉग नेचुरल ऑफ x। अब यहां पे क्या है,
यहां पे आपके पास इक्वेशन है 1/a-x। यहां पे a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो आता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो आता है। डेरिवेटिव हमने अब किसका निकालना है, -x का निकालना है। तो -x का जो डेरिवेटिव है वो क्या निकलता है, -x का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू -1। लेकिन अब यहां पे क्या मसला है इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर ये +1 फॉर्म में मौजूद है। ये जो +1 फॉर्म में मौजूद है, अगर मैं इसके साथ यहाँ पे कहीं पे माइनस लगा दूं तो फिर मुझे क्या होगा कि ऊपर ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी कि ऊपर इसके अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा और नीचे वो फंक्शन मौजूद होगा, नीचे वो इक्वेशन मौजूद होगी और ऊपर उस इक्वेशन का डेरिवेटिव मौजूद होगा। तो मैं क्या तब्दीली करता हूँ इसके अंदर, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि मैं इस इक्वेशन के इंटीग्रल साइन के बाहर भी एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर भी इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे में क्या लिख देता हूं, a-x इंटू dx इज इक्वल टू k dt। इसके साथ भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रल। अब मेरे पास ये क्या है, अब सेम वही इक्वेशन बन गई है। अब इसके अंदर चेंज भी कोई नहीं आया कि अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो माइनस, तो आपके पास फिर यहाँ पे प्लस आ जाता है, यही बन जाता है। तो माइनस, एक बाहर माइनस रखा और दूसरा अंदर माइनस रखा। तो अब क्या है कि नीचे फंक्शन खुद मौजूद है और ऊपर उसी फंक्शन का क्या मौजूद है, डेरिवेटिव। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रल इसका वो इक्वेशन बन जाएगी लॉग नेचुरल के साथ। तो इसका इंटीग्रल जो बनेगा वो बनेगा लॉग नेचुरल इंटू a-x इज इक्वल टू k। अब dt का इंटीग्रल क्या आएगा, कि हम इमेजिन करते हैं, हमें पता है कि इस dt के साथ 1 मौजूद है यहाँ पे। अब 1 का इंटीग्रल क्या आता है, हमें पता है ये जो 1 होता है, ये 1 इक्वल होता है किसके, x की पावर 0 के। यहाँ पे अगर dt है, d के साथ t लगा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ t, तो यहाँ पे ये यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 1 इक्वल हो जाएगा t की पावर 0 के, x की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ dt मौजूद है। तो अब क्या करेंगे आप, तो हमें पता है कि इंटीग्रल के अंदर हम क्या करते हैं, जो पावर होती है वेरिएबल की, उसके अंदर एक ऐड करते हैं और उसी पे ही डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 0 + 1, ये 1 हो जाएगा, t की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे t की पावर 1 और डिवाइडेड बाई 1, हम 1 को वैसे नहीं लिखते, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, dt का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या निकलेगा हमारे पास, dt का इंटीग्रल आ जाएगा t प्लस इसके साथ यहाँ पे c आ जाएगा। c क्या है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो हर इक्वेशन के लिए उसकी अपनी वैल्यू होती है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस c की वैल्यू को एवेल्युएट करना है कि वो कितनी निकलती है। उसके बाद हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन जाके बनेगी। अब फॉर द वैल्यू ऑफ c हम इधर मूव कर जाते हैं, फॉर द वैल्यू ऑफ c, फॉर द वैल्यू ऑफ c, हमने c की वैल्यू को फाइंड करना है। जब हमने c की वैल्यू को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगी, वो ही इनिशियल कंडीशंस को लेना पड़ेगा जिनको हमने शुरू में डिस्कस किया था। इनिशियल कंडीशंस क्या थी, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 एट दैट टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ x वाज आल्सो इक्वल टू 0। जब t 0 था तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी 0 बना हुआ था। तो अब हम क्या करते हैं, इसी इनिशियल कंडीशंस को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, इसी इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी लॉग नेचुरल इंटू a-0, क्यों जो x 0 हो गया है, इज इक्वल टू k, t टाइम क्या हो गया, वो भी 0 हो गया है, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, c आ जाएगा। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 मल्टीप्लाई होगा जब k के साथ, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, लॉग नेचुरल ऑफ a, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सारा 0 हो गया, यहाँ पे बच जाएगा c। तो c इक्वल आ गया किसके, लॉग नेचुरल ऑफ a के। सॉरी, एक और चीज़ भी है, हमने यहाँ पे एक और चीज़ भी डालनी थी, वो ये थी कि यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाना चाहते थे, क्योंकि ये ऊपर से माइनस आ रहा है इसके साथ, यहाँ पे ये माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये भी ये माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a इज इक्वल टू c। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये जो c की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन जो बनेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो बन जाएगी आपके पास माइनस लॉग नेचुरल इंटू a-x इज इक्वल टू kt माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a। अब c की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है।
तो आपके पास ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको क्वांटिफाई करते हैं, फर्दर इससे चीज़ें डिराइव करते हैं। तो हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली थी। अब इसको ज़रा हम रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव के साथ, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स। जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जब के टी क्यों जो प्लस में है, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस लॉग नेचुरल ऑफ a। अब अगर इसी इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रा करना चाहें, इसका ग्राफ अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये कौन सी इक्वेशन बनती है। हम जानते हैं कि हमने मैथ की एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। वो क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये, जो कि पास हो रही है इंटरसेप्ट से। अब हम अपनी इक्वेशन को देखते हैं कि वो किस तरह मैच करती है। अगर मैं कंसीडर करूं कि ये जो लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स है ये इक्वल है y के, और आपके पास ये जो माइनस के टी है ये इक्वल है किसके, एम एक्स के, और यहाँ पे जो लॉग नेचुरल ऑफ a है ये किसकी इक्वल है, c के। इट मीन्स कि ये इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रही है हमारी इक्वेशन किसके साथ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेप्ट के साथ। तो अब हम ग्राफ ड्रा कर देते हैं। ग्राफ हम किस तरह ड्रा करेंगे, ग्राफ हम जहाँ पे जो एक्स एक्सेस है वहाँ पे टाइम को लेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे जो हमारे पास वाई एक्सेस है वहाँ पे हम किसको लेंगे, लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स को लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है, ये आपके पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर टाइम t था। तो ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है कि जब यहाँ पे ग्राफ आप बनाएंगे ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे और ये इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे k मौजूद है जो कि नेगेटिव के साथ है। इट मीन्स कि जो स्लोप है, क्योंकि k किस चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पे स्लोप को शो कर रहा है, ये नेगेटिव में है। तो आपके पास ये ग्राफ किस फॉर्म में आएगा, इन्वर्टेड फॉर्म में आएगा। जब टाइम t इक्वल टू 0 था, आपको याद होगा जब टाइम t इक्वल टू 0 था उस टाइम x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो उस टाइम a, इसकी जो वैल्यू थी a की, वो मैक्सिमम थी। तो मतलब कि जितना टाइम कम गुजरेगा उस टाइम में a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा आपके पास इसकी जो वैल्यू है इस फैक्टर की, वो वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी। तो आपके पास कौन सा ग्राफ आएगा, इन्वर्टेड ग्राफ आएगा। अब ये जो इन्वर्टेड ग्राफ है, अगर आप इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप आपके पास क्या आती है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू k। यहाँ पे स्लोप किसके बराबर आ रही है, k के बराबर आ रही है। ये आपके पास इन्वर्टेड ग्राफ आता है। अब इसी ग्राफ को हम, अब ये जो इक्वेशन आपने ऊपर पढ़ी है जिसका हमने ग्राफ ड्रा किया है, इसको हम फर्दर क्या करना चाहते हैं, डिराइव करना चाहते हैं। फर्दर हम इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनाना चाहते हैं इसी इक्वेशन को। तो फर्दर उसके लिए डेरिवेशन हम किस तरह करेंगे, ये जो लॉग नेचुरल ऑफ a है, अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊं इक्वेशन की, तो ये किस में आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस फॉर्म में है, तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म में आ जाएगा। किस तरह आएगा, क्योंकि मैं इस साइड पे, इस इक्वेशन के इस साइड पे भी माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a कर देता हूँ, इस साइड पे भी माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a कर देता हूँ, दोनों साइड पे। तो हमारे पास ये हो जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी। अब लॉग का रूल है कि अगर दो चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो सकती हैं। तो आप इस इक्वेशन को, इस जो आपकी इक्वेशन की लेफ्ट राइट साइड है, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a विल बी इक्वल टू माइनस के टी। अगर आप इस माइनस साइन को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉग नेचुरल के अंदर फैक्टर है इसको आपको उलट करना पड़ेगा। इससे उलट करने से क्या होगा कि a जो है वो नॉमिनेटर में आ जाएगा और जो a माइनस एक्स है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आपके पास की इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग नेचुरल ऑफ a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स
अब यहाँ पे क्या है, आप देखें ज़रा, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे फैक्टर को कहूँ कि ये इक्वल है किसके, ये वाला जो एक फैक्टर है आपका, ये इक्वल है y के, और यहाँ पे ये जो टाइम है वो इक्वल है x के, जो k है वो इक्वल है m के। तो ये आपके पास एक कौन सी इक्वेशन बनती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो क्या होगा आपके पास, ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया आपके पास x एक्सिस। यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम x एक्सिस पे ले रहे हैं। y एक्सिस पे हम किसको लेते होते हैं, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे लॉग नेचुरल ऑफ a ओवर a माइनस एक्स क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। अगर इस इक्वेशन के ग्राफ को आप ड्रा करें तो हमारे पास वो कौन सा आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप स्लोप निकालते हैं, इसकी स्लोप कुछ इस तरह से निकलेगी। ये जो आप एंगल है, ये एंगल आप फाइंड करेंगे, आप क्या कहेंगे, टेन थीटा। यहाँ पे टेन थीटा के अंदर इसको पुट करेंगे तो आपके पास स्लोप निकलेगी, जो उसकी वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, के के बराबर होगी। तो के आपका यहाँ पे किसको शो कर रहे हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ को शो कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसके अंदर रेट कांस्टेंट जो के है उसके यूनिट किस तरह निकाल सकते हैं। जो रेट कांस्टेंट है आपका, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हमारे पास इक्वेशन क्या है, लॉग नेचुरल ऑफ a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब अगर मैं k को एवेल्युएट करना चाहता हूं तो t को मुझे इस साइड पे लाना पड़ेगा। ये इक्वेशन बन जाएगी k विल बी इक्वल टू 1 ओवर t इंटू लॉग नेचुरल ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ये इक्वेशन हमारे पास रीअरेंज हो गई है। अब हम इसके अंदर यूनिट्स लिख देते हैं। हमें पता है कि जो टाइम होता है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, सेकेंड्स, और हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे a माइनस एक्स है वो भी क्या है, कंसंट्रेशन है, उसके यूनिट्स भी क्या आएंगे, मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और हमारे पास यूनिट क्या आ जाएंगे, पर सेकेंड। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है इसके जो रेट कांस्टेंट होता है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, पर सेकेंड्स। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालेंगे। जो हमने इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि हम यहाँ पे जो लॉग नेचुरल लगा हुआ है इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। सबसे पहला काम क्या करें कि आप इस लॉग नेचुरल को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इसे log 10 के अंदर भी ला सकते हैं। लॉग नेचुरल हमेशा जो log 10 के अंदर आप इसको लाना चाहते हैं तो वो हमेशा बराबर होता है किसके, 2.303 log ऑफ 10 के, इसके इक्वल होता है ये। अगर आप लॉग नेचुरल को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2.303 को log के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.303 log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अगर मैं 2.303 को उस साइड पे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई 2.303, इसके इक्वल आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे log को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे पास ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है वो किस में चला जाएगा, e की पावर के अंदर चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी a ओवर a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू e पावर के टी डिवाइडेड बाई 2.303। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस इक्वेशन को उलट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो a है ये डिनोमिनेटर में आ जाए और जो a माइनस एक्स है ये कहाँ पे चला जाए, नोमिनेटर के अंदर चला जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स ओवर a विल बी इक्वल टू e पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303, इस तरह आ जाएगी।
अब मैं ए को इस साइड पे लेके जा सकता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन फाइनली हमारे पास बन जाएगी a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू a e पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला हमारा स्टेप क्या है कि हम इसके ज़रिए हाफ लाइफ फाइंड करना चाहते हैं। इस इक्वेशन को यूज़ करके जो हमारी पहली इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली, उससे हम क्या निकालना चाहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालना चाहते हैं। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ लाइफ के लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है हाफ लाइफ की अगर हम डेफिनेशन देखें कि द टाइम रिक्वायर टू 50% ऑफ द रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, वो टाइम जिसके लिए 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए हों, वो टाइम आपका क्या कहलाता है, हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो हम अब निकालने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2-3 चीज़ें हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ जो t होता है टाइम, उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, t 1/2। और हमारे पास जो x है, जहाँ पे x मौजूद होगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 50% हम कह रहे हैं कि बन चुका होगा वो, तो हम उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, a/2। मतलब कि टोटल कंसंट्रेशन जो हमारी रिएक्टेंट की होगी उसमें से हाफ कंसंट्रेशन किस में चेंज हो चुकी होगी, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो चुकी होगी। हम उसको अब पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर। हमारे पास इक्वेशन क्या है, लॉग नेचुरल ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू kt। अब हम पुट करेंगे इसके अंदर लॉग नेचुरल ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू k। t की जगह पे क्या पुट करना है हमने, t 1/2। अब क्या करना है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन के अंदर नीचे a/2 और a का इसका एलसीएम ले तो हमारे पास बन जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ a डिवाइडेड बाई a 2a माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k t 1/2। अब ये जो t डिनोमिनेटर के नीचे मौजूद है, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस a विल बी इक्वल टू k t 1/2। अब क्या होगा, अगर 2a में से a माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है नीचे a। log natural of 2a डिवाइडेड बाई a विल बी इक्वल टू k t 1/2। यहाँ पे a से कैंसल आउट हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाती है, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी log नेचुरल ऑफ 2 इज इक्वल टू kt, और हमारे पास k t 1/2, t 1/2 विल बी इक्वल टू 1/k log नेचुरल ऑफ 2। अब ये जो log नेचुरल ऑफ 2 है, अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें log नेचुरल ऑफ 2, इसकी वैल्यू आती है कितनी, 0.693। इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं तो फाइनली जो हमारे पास हाफ लाइफ की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी t 1/2 विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन। इट मींस कि ये इक्वेशन आपके पास शो कर रही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर जो हाफ लाइफ होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होती है। वो मतलब कि आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी भी बढ़ा दें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसकी हाफ लाइफ क्या रहेगी, वही रहेगी। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पहली हमारे पास एग्जांपल है कि N2O5 जब डिकम्पोज होकर NO2 और ऑक्सीजन बनाते हैं। दूसरा हमारे पास इसकी एग्जांपल है फर्स्ट जो आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होती है, और तीसरा इसके अलावा अगर आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जो हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आती है। इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ शुगर जो है, कैन शुगर, उसकी इन्वर्जन जो है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आती है।